गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग यूजीसी नेट जिसका एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का और जीआरएफ उसके जो उसका पेपर 1 होता है, पेपर 1 और पेपर 2 जो एग्ज़ाम तो एक साथ ही होता है, लेकिन उसके 2 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है वो सबों के लिए एक समान होता है, कंपल्सरी होता है। उसी की जो पेपर 1 है उसका यूनिट 1 हम लोग तैयारी कर रहे थे। उसी यूनिट 1 में आज हम लोग का पार्ट कौन है, तो यूनिट 1 क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। उसी में आज हम लोग पार्ट 7 में आ चुके हैं। क्या देखेंगे, इससे पहले हम लोग दृश्य साधन देखे थे। टीचिंग के लिए क्या आवश्यक है, दृश्य साधन। आज हम लोग देखेंगे श्रव्य दृश्य साधन, यानी कि इसमें पिक्चर भी देखेंगे और उसके साथ साथ आवाज़ भी आना चाहिए, यही ना सामान्य अर्थ हुआ। तो दृश्य श्रव्य दृश्य साधन मतलब क्या, इस शिक्षण सामग्री के अंतर्गत वे शिक्षण साधन आते हैं जिनके द्वारा छात्र देखकर और सुनकर दोनों प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा समझाना कोई आवश्यक नहीं। जैसे देख लीजिए, इनमें से में अधिगमकर्ता, अधिगम के लिए यानी कि जो लर्नर स्टूडेंट, अधिगम यानी पाठ के लिए, दृश्य यानी पिक्चर और श्रवण इंद्रियों यानी कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए टेलीविज़न, चलचित्र यानी फिल्म, स्लाइड यानी पीपीटी, कंप्यूटर, मोबाइल आज का स्मार्टफोन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि आते हैं। तो श्रव्य दृश्य साधन के कुछ प्रकार हैं। जैसे पहला टेलीविज़न, तो टेलीविज़न तो आज हर कोई जानता है। यह 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी साधनों में यह महत्वपूर्ण स्थान है। यह विश्व के शैक्षणिक गतिविधियों और अन्य अभिनव प्रयोगों में आम जनता को साक्षात्कार करता है। समाचार संबंधी फिल्म प्रसारण छात्रों को देश दुनिया के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य पहलुओं से अवगत कराने का काम करता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और कोई श्रव्य दृश्य माध्यम है तो वह कंप्यूटर। आधुनिक समय में कंप्यूटर का श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से शिक्षण सहित मनोरंजन व अन्य पहलुओं को नवीन रूप दिया गया है। कंप्यूटर का विद्युत मस्तिष्क, इलेक्ट्रिक ब्रेन भी कहा जाता है किसको, कंप्यूटर को। और मल्टीमीडिया एक साथ कई साधनों का संयोजन करते हैं। जैसे इनमें मीडिया, ऑडियो, वीडियो, फिल्म इत्यादि सभी साधन सम्मिलित रहते हैं। और श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है, अब तो डिजिटल बोर्ड भी आ गया है। ब्लैक बोर्ड यानी अन्य शिक्षण संबंधित उपकरणों के अभाव में वार्तालाप और श्यामपट का अध्यापन कार्य में महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्लास बेस्ड एजुकेशन में श्यामपट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से शब्दों के प्रतीकों द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों में बोधगम्य क्षमता का विकास करता है। परंपरागत शिक्षण प्रणालियों में श्यामपट सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में पाठ की बोधगम्यता, उसकी धारण योग्यता, उसके स्पष्टीकरण, लिखावट में सुधार इत्यादि के लिए श्यामपट का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है। जैसे क्या किया जा सकता है, इसमें देखिए, पाठ का विवरण, सारांश एवं गृह कार्य यानी होमवर्क के लिए, मूल्यांकन इवोल्यूशन कार्य के लिए, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कार्य, कठिन अंशों को सरल बनाने के लिए श्यामपट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर टीचर ग्राफ बनाकर लिख कर समझा सकता है, उदाहरण देकर समझा सकता है। प्रदर्शन बोर्ड यानी आधुनिक आ गया अब डिस्प्ले बोर्ड। प्रदर्शन बोर्ड भी श्रव्य दृश्य सामग्री का एक प्रमुख अंग है। इसमें श्यामपट सहित सफ़ेद बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पेज बोर्ड इत्यादि शामिल किए जाते हैं। चलचित्र और सिनेमा, वर्तमान समय में चलचित्र अथवा सिनेमा को शिक्षण का सर्वसुलभ है और सस्ता माध्यम माना जाता है। इसके द्वारा कई जटिल समस्याओं एवं अनुसंधानात्मक विषयों को छात्रों के समक्ष सरल व रोचक पूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। संवाद सामग्री यानी डायलॉग, मतलब देखिए, संवाद सामग्री आधुनिक समय के नवीन तकनीक की देन है। यह दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में शिक्षार्थियों से परस्पर संवाद करती है। जैसे इसमें वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैटिंग वाली बात, जैसे यहाँ देखिए, इंटरेक्टिव वीडियो, इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग प्रचलित माध्यम है। और निर्देशात्मक सुविधाएं, मतलब इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, मतलब क्या होगा, निर्देशात्मक सुविधाएं यानी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। निर्देशात्मक सुविधाओं में मुख्य रूप से संस्थाओं का प्रबंधन, उसका प्रशासन, उसकी नीतियां व उद्देश्य महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ ही इसमें उसके द्वारा की जा रही सुविधाएं जैसे अध्ययन सामग्री, शिक्षण की पद्धति व उसकी विधियां, रेडियो, स्लाइड, कंप्यूटर,
जांच प्रक्रिया आदि प्रमुख होती है। इस प्रकार यह गुणवत्तापूर्वक शिक्षण वातावरण बनाकर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। जैसे शैक्षिक वातावरण में क्या आएगा, लर्निंग इन्वायरमेंट में मतलब शैक्षिक वातावरण से तात्पर्य उन सभी व्यवस्थाओं और स्थितियों से है जो शैक्षिक कार्यों को लागू करते समय प्रभावी रहती है। विद्यालय की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि वह उस क्षेत्र की आबादी से कितनी दूर है और उसके आसपास की प्रकृति तथा सामाजिक स्थिति कैसी है। अर्थात विद्यालय किसी कारखाने के पास तो नहीं है, किसी मंदिर या मस्जिद या किसी दारू के भट्टी के पास तो नहीं है, विवादास्पद स्थान से तो संबंधित नहीं है यह स्थान, ऐसा एकांत स्थान भी तो नहीं जहाँ सामान्यतः छात्रों को पहुँचने में ही परेशानी हो, जो शैक्षिक वातावरण से संबंधित हैं। अतः शैक्षिक वातावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखते हैं। पहला, सामाजिक विकास के लिए एक समुदाय विशेष की आकांक्षाएं भी महत्वपूर्ण होती है। अर्थात एक समुदाय विशेष की विद्यालय से यदि यह अपेक्षा हो कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने लायक शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षक उन्हें इस प्रकार तैयार करे कि भावी जीवन में छात्र अच्छी प्रगति कर सके और विद्यालय का शैक्षिक वातावरण गुणवत्ता पर आधारित होगा और छात्रों के शैक्षिक विकास की संभावनाएं इससे बढ़ जाएंगी। यानी मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए कि सामाजिक विकास। दूसरा, शैक्षिक वातावरण में नेतृत्व संरचना, प्रशासक बनाएंगे ना तो नेतृत्व संरचना शैक्षिक प्रशासन का एक विकासोन्मुखी कारक है। समाज की प्रकृति और आवश्यकता के आधार पर नेतृत्व संरचना होनी चाहिए। नेतृत्व में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि धार्मिक दृष्टि से भेदभाव नहीं किया जाए, संस्कृति के विपरीत नेतृत्वकर्ता को कार्य नहीं करने चाहिए और बुद्धिमत्तापूर्वक सामाजिक विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारित किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरू किए थे स्कूल बनाना और वह राजनीति का अड्डा हो गया या धर्म का अखाड़ा बन गया, तो गलत बात है। शैक्षिक वातावरण के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के विकास में मानवीय विकास के पहलू को प्राथमिकता दी जाए। शिक्षा क्यों आवश्यक है? शिक्षा का मूल काम ही है कि मानव में मानवता का, नैतिकता का विकास हो, मानव में अवांछित गुणों का विकास हो, अर्थात मानवीय मूल्यों को गौण नहीं माना जाना चाहिए। शैक्षिक विकास में परिवार की मुख्य भूमिका रहती है। परिवार से ही बालक सबसे पहले किसी भाषा को बोलना, अपनी बात को एक विशेष तरीके से व्यक्त करना और दूसरे के विचारों को पहचानने और अपनी बात को सुस्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने की कला सीखता है। अतः अच्छे शैक्षिक वातावरण के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक वातावरण अच्छा होना चाहिए। समुदाय की प्रकृति का निर्धारण, जनसंख्या की प्रकृति, जीवन आकांक्षा, आर्थिक स्तर, व्यवसाय व पेशे, यातायात व संचार, सामाजिक गतिशीलता आदि के आधार पर भी एक अच्छे शैक्षिक वातावरण की संरचना की जा सकती है। शैक्षिक वातावरण पर जलवायु, समुद्र तल से ऊंचाई, स्थानीय व्यवसाय, प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्धि एवं संचार साधनों आदि का भी प्रभाव पड़ता है। यही बात सच है कि जैसा संगठन तथा संस्थाएं होती हैं उन्हीं के उद्देश्यों एवं नीतियों के अनुसार शैक्षिक विकास प्रभावित होता है। शिक्षक संघ, श्रम संगठन, बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राजनीतिक दल तथा औद्योगिक संस्थाओं का भी एक समुदाय पर प्रभाव पड़ता है। इनके कार्यक्रमों को हम विद्यालय में लागू करके एक अच्छे शिक्षक तथा छात्र की कल्पना कर सकते हैं। राज्य की प्रकृति तथा संरचना के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। अर्थात राज्य की सरकार द्वारा राज्य के विकास में शैक्षिक विकास को कितना महत्व दिया जाता है तथा राज्य के विकास के लिए शैक्षिक गतिविधियों द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं एवं विद्यालयों की संरचना तथा शिक्षा के बीच किस प्रकार का संबंध रखकर राज्य सरकार योजनाएं बनाती हैं, ये सभी बातें भी राज्य के शैक्षिक विकास में सहायक सिद्ध होती हैं। इनके अंतर्गत सरकार की प्रकृति, सरकार के आर्थिक प्रावधान, सरकार के कार्य तथा शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान आदि शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। आगे देखिए, संस्थागत सुविधाएं मतलब
इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज। यहाँ देखिए, संस्थाएं शिक्षार्थी के योग्य पाठ्यक्रमों को रुचिकर बनाकर शिक्षण से प्रभावी बनाते हैं। जो इंस्टीट्यूशन है उसको क्या करना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस हो वो रुचिकर हो। संस्थाएं शिक्षक एवं शिक्षार्थी यानी टीचर एवं लर्नर के संबंध हेतु प्रबंधन एवं कुशल तकनीकी को बढ़ावा देकर शिक्षण को सफल बनाते हैं। संस्थाएं सामाजिक परिवेश से अवगत होकर मनोवैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रभावी तथ्यों की जांच कर उन्हें बढ़ावा देते हैं। संस्थाएं कुशल क्षमता के विकास हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, जांच जैसी महत्वपूर्ण पहलें आयोजित करती हैं। संस्थाओं में आधुनिक व बदलते समय के अनुसार कुशल प्रशिक्षित शिक्षक, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण सहायक सामग्री को बढ़ावा देता है। वर्तमान में मुक्त विद्यालय जैसी संस्थाओं ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करके शिक्षार्थियों को बड़े स्तर पर लाभान्वित किया है। वर्तमान में सरकार व संस्थाएं ऑनलाइन शिक्षण सामग्री को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे देश के दूर किसी गांव में रहने वाला विद्यार्थी भी लाभान्वित हो रहा है। संस्थाएं शिक्षार्थी की मानसिक, सामाजिक कौशल आदि विकासों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो इसके लिए समय समय पर जांच व उचित प्रबंधन का कर उसका उचित परिणाम देती है। शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण पैदा कर शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य समन्वय स्थापित कर सफल शिक्षण का संचालन करते हैं। शिक्षार्थी के मानसिक व बौद्धिक विकास हेतु मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इस प्रकार संस्थाएं शिक्षक, शिक्षार्थी, अध्ययन सामग्री, अनुकूल वातावरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के सहारे उचित एवं समायोजित प्रबंधन कर शिक्षण को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। और अन्य कारक यानी अदर फैक्टर में पारिवारिक परिस्थितियाँ, किसी लर्नर का पारिवारिक परिस्थिति उस लायक होगा तभी ना वह पढ़ पाएगा। यहाँ देखिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में पारिवारिक परिस्थितियाँ प्रमुख है। यदि शिक्षक यानी टीचर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी और उसे अपने परिवार की चिंता रहेगी तो वह कभी भी अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिक्षक की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद वह शिक्षण में रुचि नहीं लेता, किंतु विवेक एवं उत्तरदायित्व के बोध से इस समस्या का निराकरण संभव है। और कक्षा का वातावरण, क्लासरूम इन्वायरमेंट, शिक्षक को अपने कक्षा के वातावरण को स्वयं ही सुगम बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण की कुछ पद्धति अर्थात मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। तो हायर लर्निंग में उच्च शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षण या टीचिंग की जो पद्धति है वह देखते हैं क्या है। शिक्षण के लिए विभिन्न विधियों की आवश्यकता होती है। कक्षा में विषय वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने तथा शिक्षार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने हेतु जिन विधियों का शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधि यानी क्या कहेंगे, उसको लर्निंग मेथड कहेंगे। शिक्षण विधियों यानी लर्निंग मेथड के कुछ प्रकार हैं। जैसे शिक्षण विधियों के प्रकार को इस प्रकार हम देख सकते हैं, फ्लोट चार्ट है। शिक्षण विधियों के प्रकार सामान्यतः दो होगा। एक होगा शिक्षक केंद्रित, यानी इसमें टीचर ही केंद्र में हो गया, उसके आधार पर ही सब कुछ बनेगा, सारी व्यवस्थाएं, सारे सिलेबस, सब कुछ प्रशासन नीति निर्धारण किया जाएगा। दूसरा एक होगा शिक्षार्थी केंद्रित, यानी कि इसमें लर्नर को ही केंद्र पर रखा जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग टीचर, यहाँ पर बीच में हम लोग टीचर को रख देते हैं। क्या होगा टीचर केंद्रित विधियों में? क्या होगा व्याख्यान विधि, यानी टीचर महोदय आएंगे और बड़े बड़े लेक्चर देकर चले जाएंगे। व्याख्यान प्रदर्शन विधि, जो व्याख्यान होगा, जो स्पीच देंगे उसका प्रदर्शन किया जाएगा। समूह शिक्षण विधि, एक साथ बैठा दिया जाएगा बहुत से बच्चों को और उनको टीचर आएंगे और पढ़ाकर चले जाएंगे। टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति विधि, समीक्षा नीति संबंधी विधि, प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति विधि, यानी कि इसमें टीचर ही प्रमुख हो गया। वह आया एक तरफ अपना रैंप पर ऊपर से, जिस तरह मॉडल रैंप पर वॉक करते हैं उसी तरह टीचर इसमें प्रमुख हो गया। वही जो चाहेगा वो करेगा, वही केंद्र में है। और दूसरा होता है
शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ, इसमें क्या होगा, इसमें कार्यक्रम अनुदेश विधि बनाया जाएगा, सुपूर्द नियत अधिन्यास कार्यविधि, कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि, यानी इसमें बॉटम टू टॉप अप्रोच होगा, मतलब कि इसमें प्रत्येक स्टूडेंट से उसकी समस्याओं पर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी, कोशिश की जाएगी कि बच्चे अधिक से अधिक कैसे समझे, कैसे सीखे, कैसे पढ़ें, उनकी समस्याएं क्या है। परस्पर संवादी या संवादात्मक वीडियो विधि, मुक्त अधिगम, पर्यवेक्षण या निरीक्षण विधि किया जाएगा, खेल शिक्षण विधि, अन्वेषण अनुमानी विधि और प्रयोगशाला विधि, यानी इसमें लैब की आवश्यकता सबसे प्रमुख वाली बात है। तो शिक्षण विधियों के जो प्रकार है, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, तो शिक्षक केंद्रित विधियाँ। तो शुरू करते हैं, या यहाँ से हम लोग अगली बार अगली वीडियो में इसको लेकर आते हैं, किसको, तो शिक्षण विधियों के प्रकार को, यानी टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड को अगली बार। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।